ले बेटा, जरा बताइएगा कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट मेरे बच्चे, शर्म तो नहीं आ रही? अग्रीड पार्टी इसमें कहाँ पे आ गई है? शर्म तो आई नहीं। पास से तो गुजरी होगी, नहीं वो भी नहीं गुजरी है, नहीं ना गुजरी। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही, यानी कि वॉइड का मतलब ही क्या है? कोई चीज मना है, कोई चीज मना है जो काम हो नहीं सकता। तो जो ममनू चीज के बारे में वॉइड लफ्ज बता रहा होता है। एग्रीमेंट मतलब कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। वॉइड एग्रीमेंट रहा, एग्रीमेंट रहा, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और है भी एग्रीमेंट कौन सा? जो मना है, ममनू एग्रीमेंट। और याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि ये वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि ये शुरू से ही गलत होते हैं जब हम बना रहे होते हैं, कि क्योंकि वो एग्रीमेंट है जिनको कानून ने मना किया कि ये ना करना। अगर आपने कर भी लिया तो याद रखना हमारे पास कभी मदद के लिए नहीं आना, क्योंकि हम इस मामले में कतन आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इस एग्रीमेंट में कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होगी और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। इलीगल नहीं बोलना, बेशर्मी। अगेन, पास से भी नहीं गुजरी होगी लफज। ये देखो अगली बात भाई, वॉइड एग्रीमेंट लाजमी नहीं कि इलीगल हो। इलीगल एग्रीमेंट कल हमने याद करने डिस्कस किया था, कहीं पे इलीगल एग्रीमेंट का लफज आ रही है, इसके साथ भी कभी लफज कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकता। कभी ये नहीं आ सकता कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, बाज का जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो बाज का शायद हम कह सकते हैं कि ये इलीगल बन गया बाद में जब वो कानून ने मना कर दिया हो, तो परफॉर्म ना हो सकता शायद। लेकिन मेरे बच्चे, इलीगल एग्रीमेंट का हमने डिस्कस किया था, है ये भी एग्रीमेंट, लेकिन जिसको करने पे सजा भी मिलती है। वॉइड एग्रीमेंट करने पे सजा नहीं मिलती आप, लेकिन इंसाफ भी नहीं मिलता। सजा नहीं, इंसाफ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे इंसाफ तो बड़ी दूर की बात, इस एग्रीमेंट को करने पे सजा भी मिलेगी। और फिर मुझे बताओ, वॉइड एबल एग्रीमेंट होता है? नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो, इन अल्फाजों के मतलबों को समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैंने कल आपको बोला था आगे जाके कहीं पे लफज बोला करेगा। यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट है। तो अगर इस तरह के अल्फाज बोलेगा तो अल्फाज उसका मतलब वही समझना है जो है। अगर वो ना समझा तो मेरे बच्चे चीजें खराब हो जाएंगी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चों बताओ क्या हुआ करता था बोला? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ये हमने डिस्कस किया था। ये है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट और बन भी गया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई एसेंशियल मिसिंग हो गया, किसी चीज की कमी रही। उस कमी की वजह से हमने कहा कि किसी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई। जैसे कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था ना कि पार्टीज की कॉन्सेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जहां पे पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री ना हो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन कानून कहता है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं जो जो आएंगे सब आगे आ जाएंगे। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया है, लेकिन कानून ने एक पार्टी को ऑप्शन दिया। और किस पार्टी को ऑप्शन दिया है? मजलूम को। ये नहीं कि जिसने धमकी लगाई हो अगली पार्टी को, कानून ने उसी को ऑप्शन दे दिया कि भैया अभी भी तेरा मन करे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, चाहे तो कंटिन्यू रखो। अगली पार्टी के पास ऑप्शन है, चाहे तो उसको खत्म कर दे, चाहे तो बताओ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है मेरा? अच्छा, आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर कोई दो चार सवाल ऐसे हो सकते हैं जो अभी शायद आपको उनकी इतनी ज्यादा समझ नहीं। चलें, मैं थोड़ा सा बता दूं वैसे एक आधा सवाल का जो मेरे भी दिमाग में है। अज्यूम कर लो, मेरा ये मोबाइल है। ये मोबाइल मैंने मेरा नाम कदीर, कदीर। मैंने कदीर को कहा कि ये मोबाइल पूरे 1 रुपए का खरीद लो। कदीर ने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब बाद में मैंने इसको कहा कि भैया ये मोबाइल 1 रुपए का तो था नहीं, चल मेरा मोबाइल वापस कर। अब बताओ, क्या कदीर ये मोबाइल वापस करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा? इसमें देखो, ये मान लो कि ये 50,000 का मोबाइल है। कदीर ने कितने का दिया मुझे, कितने का लिया मुझसे? 1 रुपए का। क्या लग नहीं रहा कि ये सही नहीं है? तो मुझे मोबाइल वापस मिलना चाहिए। हाँ, आगे जाके ना हमने एक कानून पढ़ना, अभी वो पढ़ा नहीं। कंसीडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी होता है, उसका मुनासिब होना जरूरी नहीं होता। बस अभी इतनी बात बोलूंगा, बाकी अभी सवाल कर लीजिएगा वहां पे जो भी होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी चीज चाहे एक चवन्नी की बेचूं, लेकिन फ्री नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। चाहे करोड़ों की बेचूं, चाहे 1 रुपए की बेचूं, मेरी चीज है, मेरी मर्जी। अगर मैं अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ इतने का, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। हाँ, अगर इसने डरा धमका के 1 रुपए का मुझसे खरीद लिया, फिर वहां पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा भला? बाहर नजर आने वाला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वैसे ही अभी पढ़े नहीं, मैं समझा रहा हूँ। एक एमसीक्यू ऐसा आएगा, उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर अब तो पता चल जाएगा आप लोगों को, मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। ले बेटा, कल हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स पूरे हैं। और एसेंशियल्स कौन से थे भला?
पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, वॉइड एग्रीमेंट ना हो, एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट ना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो, जो मर्जी लफ्ज बोल लीजिएगा, लेकिन साथ एक और भी याद रखना है, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और फिर आगे उससे बताओगे कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर वो ना भी बताओ, यहीं से बता दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो मेरे बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स पूरे हों। फिर हमने डिस्कस किया था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। हाँ ना ना, बेशर्मी पास से भी नहीं गुजरी होगी, है क्या था वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग बाद में भूले ना ये चीज, ये ना कहना कि अल्लाह माफिर देखें सर आज सुबह सुबह आप कैसी बातें कर रहे हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं सर कौन सा पहली दफा आपसे सुना है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त कोई लेना देना नहीं था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त उसमें कोई कमी रहेगी, है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बनते वक्त कोई कमी रहेगी। अब जब कमी रही तो किसी पार्टी के साथ जुल्म हुआ, है सारे एसेंशियल पूरे नहीं हुए, जुल्म हुआ। अब जो अग्रीड पार्टी है उसके एंड से चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहता है इसके अंदर मजलूम पार्टी के पास, कानून ने कहा है बता खत्म करना, हम आते हैं तेरे लिए, अगर नहीं खत्म करना तो वो भी तेरी मर्जी, क्योंकि इस बंदे के साथ ताल्लुक किसका रहना है, सामना किसका रहना है, तेरा। कल हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें और कल खुदा ना खासा किसी गली में पकड़ के तेरा फेंटा लगा दे, है उस वक्त हम नहीं होंगे तेरे पास। हाँ फेंटा जब लगेगा उसके बाद तू हमारे पास आएगा, पर तेरी हड्डी पूरी नहीं होगी, कोई दान पूरे नहीं होंगे, वो हमें नहीं पता। लेकिन हम तो अब अगला बंदा सोचेगा है कि भाई गोली मारो भाई, जो चीज बिक रही है चाहे वो थोड़े पैसे पे कर रहा है, डरा धमका रहा है मुझे, तो जान बच के इट्स ओके। तो इसलिए मेरे पास ये पढ़ेंगे ना जब, फिर आपको समझ आएगी कि क्यों कानून ने वॉइडेबल का ऑप्शन दिया है। कानून ने एक्चुअली आपका एहसास किया है, क्योंकि पहले किसी ने डराया धमकाया, इसका मतलब माड़े बंदे हो आप, क्योंकि जुल्म हमेशा किस पर होता है, माड़े बंदे पे। जालिम तो जुल्म कर ही नहीं सकता, वो कहते हैं कि पहले ही तो माड़ा है? पहले किसी ने तेरे ऊपर जुल्म किया है, कल अगर हम तेरे साथ खड़े हो गए, उसको हमने कोई सजा दे दी, कल वो और जुल्म करेगा। इसलिए तूने डिसाइड करना है कि भाई हम तेरी मदद को आ रहे हैं या ना है, याद रखोगे इस बात को। इसलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के एंड से ऑप्शन है, चाहे तो खत्म कर दो चाहे तो कंटिन्यू। बन गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सिर्फ अगली पार्टी को बचाने के लिए हम उसको कह रहे हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नाम क्या था इसका, लफ्ज क्या था, कॉन्ट्रैक्ट। बन गया ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहां पे हमने डिस्कस किया हाँ परफॉर्म नहीं हो सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब किसी सूरत परफॉर्म नहीं हो सकता, और इसके परफॉर्म ना होने से किसी पार्टी का कोई कसूर बनी। ये नहीं कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी तौर पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही था लेकिन बाद में परफॉर्म ही ना हो सकता हो, उसको क्या बोला करेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इतना बुरा लफ्ज नहीं है, बजाहिर ये अच्छा लफ्ज है। अच्छा मतलब इस लिहाज से ये नहीं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जो ममनू चीज थी, नहीं नहीं, अब परफॉर्म करना ममनू है लेकिन इसको बनाना बिल्कुल सही था, याद रखोगे। लेकिन अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता, कानून कहता है अब ये परफॉर्म होगा तो किसी के साथ जुल्म होगा, हम वो नहीं करने देंगे आपको, याद रखोगे। वो देखेंगे इसको वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो। तो बेटा उसके बाद हमने वॉइड एग्रीमेंट का जिक्र किया था। एग्रीमेंट है, नाम के साथ लिखा हुआ है, और वॉइड है, ममनू एग्रीमेंट। ऐसा जो कानून ने कहा कि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ये ममनू एग्रीमेंट है, ये कभी ना करना। अगर आपने कर लिया ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये एग्रीमेंट का एग्रीमेंट रहेगा और वो भी ममनू वाला। इसलिए हमने डिस्कस किया था ये जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ये शुरू से ही गलत होते हैं। इसी तरह मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सर एसेंशियल्स क्या होंगे या कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो अब 5 तरह के मेरे बच्चे एसेंशियल पढ़े थे हमने, कौन कौन से बोला, फ्री कॉन्सेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, और वॉइड एग्रीमेंट ना हो। वॉइड एग्रीमेंट ना हो, ये ना कोई वॉइड एग्रीमेंट हो, वॉइड एग्रीमेंट ना हो। तो ये 5 एसेंशियल पढ़े थे। अब मेरे बच्चे कल जाते जाते एक और हल्की सी बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट आप ऑरल भी कर सकते हो, आप रिटर्न भी कर सकते हो, इवन कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयड भी होता है, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, वो भी बिल्कुल जिसमें ना बोला ना लिखा, कानून कहता है वो भी बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मेरे बच्चे जहां पे कानून ने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का लिखना जरूरी है। अगर जहां पे कानून ने स्पेसिफिकली कह दिया कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वहां पे आपने उसको रिटर्न ना किया तो मेरे बच्चे क्या होगा फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बेटा उसके बाद ये जरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा बताने लगे थे कल, टाइम खत्म हो गया। सबसे पहले जो एसेंशियल था वो कौन सा है, फ्री कॉन्सेंट। पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। याद रखना आज के बाद मेरे बच्चों ने हमेशा दिमाग में रखना है, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो उनकी कंसेंट हमेशा 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 फ्री ही होगी, हमेशा फ्री ही होगी। अगर बीच में 5 चीजें ना जाए, इन 5 की वजह से आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होती कानून की निगाह। कानून कहता है कोई इसके अलावा कोई चीज नहीं, जब भी कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी लाजमी तौर पे सिर्फ 5 चीजें दुनिया के अंदर जिसकी वजह से आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं रहे।
अगर कहीं पे हुई ना, आपने कहीं महसूस किया कि यहाँ पे किसी बंदे ने मेरे साथ कांटेक्ट किया लेकिन मेरी कंसेंट फ्री नहीं, तो लाजमी तौर पे इन 5 में से कोई एक फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। याद रखोगे इस बात को। पार्टीज की वैसे कांटेक्ट करते वक्त पार्टीज की कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री, और हमेशा फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजें ना आ गई। याद रखोगे, हमेशा फ्री ही होती है कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, लेकिन अगर बीच में 5 चीजें आ गई, वो 5 चीजें कौन कौन सी थी? अगर कोई बंदा आपसे डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, इसको पढ़ेंगे आगे जाके, इसका नाम है कॉर्जन। यहाँ पे इसके बोलेंगे कॉर्जन, CO, वो आगे लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, COERCION, कॉर्जन इसका लफज बोलेंगे। लेकिन कॉर्जन नहीं बोलना, कॉर्जन बोल दीजिएगा, कॉर्जन, यन 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 होता है कॉर्जन, ये बोल दीजिएगा। अच्छा है, तो हमने कौन सा वाइवा सुनाना जाके, जो मर्जी बोल दीजिएगा। तो कॉर्जन क्या होता है बोला? जहां पे किसी को हम डरा धमका के किसी एग्रीमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कायल कर रहे हो, तो वहां पे कंसेंट फ्री नहीं होगी। अब जैसे मान लो कि हमने कल कहा, खुदा ना खासा किसी की कंपनी पे पिस्टल रख दो, उसको कहा कि ये चीज मुझे इतने की बेच दे, तो वो बेचेगा बेचारा, उसको अब जिंदगी बचानी नहीं उसे, है। तो मेरे बच्चे, जहां पे इस तरह डराया धमकाया जा रहा हो, या मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था एक लफ्ज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब हुआ करेगा, थोड़ी सी यहाँ पे बात डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में जाकर उसको डिटेल में। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है? जब कोई बंदा तगड़ी पोजीशन में हो। दुनिया में बड़े सारे लोग हैं जो तगड़ी पोजीशन में है, और उसके सामने एक माड़ी पोजीशन वाला बंदा, और तगड़ी पोजीशन वाला बंदा अगर इस माड़ी पोजीशन वाले बंदे को किसी चीज की ऑफर करेगा, इस बंदे की बेचारे की इतनी हैसियत ही नहीं, या ये कह लो इस बंदे के पास इतनी जरूरत ही नहीं उस तगड़ी पोजीशन वाले बंदे को इनकार कर सके। जब एक दो लोगों के दरमियान ताल्लुक ऐसा हो, एक बंदा तगड़ी पोजीशन वाला हो और एक बंदा माड़ी पोजीशन वाला हो, और तगड़ी पोजीशन वाला बंदा अगर माड़ी पोजीशन वाले बंदे को किसी तरह की ऑफर करे, तो उस ताल्लुक की वजह से मेरे बच्चे वो इनकार करने की पोजीशन में नहीं कर सकता था, अगर वो बंदे के साथ उस तरह का तगड़ी पोजीशन वाला ताल्लुक ना होता, तो इनकार कर सकता था। अब कानून देखेगा वो ये तो बेचारे का ताल्लुक ही ऐसा था जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई हुक्म दे, चल 2 नंबर ही कर, या कुछ ये काम कर दे, ये तेरे पास ये गाड़ी मुझे भेज दे, या फलाना ये, तो वो तो बेचारा करेगा, उसको पता है कि एम्प्लॉयर क्या कर देगा, मुझे नौकरी से निकाल देगा, है। इसी तरह कल हमने डिस्कस किया था उस्ताद और उसका जो स्टूडेंट है यहाँ पे बज़ाहिर उस्ताद एक तगड़ी पोजीशन में होता है, वालिदैन और जो बच्चे होते हैं, वहां पे वालिदैन क्या होते हैं? बज़ाहिर वो तगड़ी पोजीशन में। पढ़ेंगे आगे बड़े सारे ताल्लुकात, कहां पे लोग क्या होते हैं तगड़ी। देखो, तगड़ी पोजीशन में होना गलत नहीं है, कानून कहता है तगड़ी पोजीशन में होना गलत नहीं है, ये दुनिया के अंदर ताल्लुकात बने हुए तगड़े मारे। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी तगड़ी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा हो, उसके लफ्ज बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कोई बंदा अपनी, मैं उस्ताद हूं, मैं ये मोबाइल मेरा 10,000 का है, और इस मोबाइल को 10,000 के मोबाइल को मैं इस बच्चे को, कदीर को 10,000 का ही भेज देता हूं, मैंने अपनी तगड़ी पोजीशन का कोई गलत फायदा नहीं उठाया। हाँ, अगर मेरा मोबाइल ये 10,000 का है, लेकिन मैं कदीर को कहता हूँ 50,000 का खरीद ले, और कदीर शायद इस वजह से इनकार ना कर पाए कि मेरा उस्ताद है, अब मैं क्या इनकार करूं यार इसको, और ये देखो क्या कर रहा है मेरे साथ, 10,000 का मोबाइल 50,000 का बेच रहा है, लेकिन इनकार नहीं कर सकता उस्ताद है। तो इस यहाँ पे मेरे बच्चे वो इनकार नहीं कर पा रहा, किस वजह से? वो एक स्टूडेंट है, मैं एक टीचर हूं। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि सर एक तगड़ी पोजीशन में है, इनकार करूंगा तो खुदा ना खासा पता नहीं मेरा पेपर पास होगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, जहन्नम में ना जनूं, 100 तरह के मसले मसाइल होंगे। तो यहाँ पे वो इनकार नहीं कर पा रहा, करने मन कर रहा है उसका, लग रहा है उसको, हो जुल्म रहा है, लेकिन इनकार करने की पोजीशन में। तो इसका मतलब बज़ाहिर मैं अपनी तगड़ी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा हूं। अगर मैं तगड़ी पोजीशन का गलत फायदा उठाऊं तो उसको क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होना गलत नहीं है, इन्फ्लुएंस को जब अनड्यूली आप इस्तेमाल करते हो वो गलत है। इसलिए लफ्ज क्या होगा यहाँ पे? अगर कोई दो पार्टीज के दरमियान अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, वहां पे भी किसी एक जो मजलूम पार्टी होती है, जो माड़ी पार्टी होती है, उसकी कंसेंट फ्री नहीं रहती। याद रखोगे, अभी बस इतना दिमाग में रख लेना। आज के बाद मैं कभी भी आपसे ये पूछूं कि अच्छा मेरे बच्चे बताओ कंसेंट कब फ्री नहीं होती, आप कहेंगे सर कंसेंट हमेशा फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजें ना आ जाए। 5 चीजों की वजह से कंसेंट फ्री नहीं होती। सबसे पहले कॉर्जन, जहां पे हम डरा धमका के किसी को कायल करते हैं। दूसरे नंबर पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे एक बंदा तगड़ी पोजीशन में है और अपनी तगड़ी पोजीशन का गलत फायदा उठाता है, उसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और तीसरा मेरे बच्चे फ्रॉड। जाहिर बात है फ्रॉड में हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती, हम अपनी मर्जी से अपने साथ फ्रॉड नहीं करवाते, वहां पे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे साथ फ्रॉड हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती। और चौथे नंबर पे मेरे बच्चे मिस रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा देखो यहीं पे इसको इन दो अल्फाजों को थोड़ा सा यहीं पे समझ लो। जानबूझ के, जानते हुए झूठ बोलना उसको फ्रॉड कहते हैं, अनजाने में झूठ बोलना उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दोनों चीजें हो सकती है ना। जस्ट एग्जांपल, ये मोबाइल खराब है, मैं कदीर को कहता हूँ मोबाइल 10,000 का खरीद, इसने बोला कि सर कहीं पे ये मोबाइल में कोई खराबी तो नहीं? मुझे तो पता खराब है। मैंने कहा कि ना ना बिल्कुल जबरदस्त है, ये बिल्कुल सही मोबाइल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? कदीर के साथ फ्रॉड कर,
मुझे पता है एक चीज इसमें सही नहीं है, मैं जानबूझ के उसको सही कह रहा हूं, हालांकि वो सही नहीं है, वो खराब है। जब हम जानबूझ के झूठ बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? ये फ्रॉड है। अनजाने में भी झूठ बोला जा सकता है। अब जस्ट एग्जांपल, क्या मुझे किसी ने मोबाइल खराब था, मुझे किसी ने सही कह के बेच दिया, और मुझे भी इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई, है ये खराब, किसी ने खराब मोबाइल मुझे सही कह के बेच दिया है। अब मुझे कहीं पे खराबी नजर नहीं आ रही, लेकिन है इसके अंदर खराबी। मैं कदीर को कहता हूं मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीदे, उसने बोला सर ये कहीं पे इसमें कोई खराबी तो नहीं? मैंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे लग रहा है सही है, मुझे तो इसकी खराबी का कोई पता ही नहीं। अब यहां पे भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि खराब ये है मोबाइल, झूठ मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये जो मैं झूठ बोल रहा हूं वो किसमें? अनजाने में बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। जानबूझ के झूठ बोलना फ्रॉड होता है, अनजाने में झूठ बोलना मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे बाहर क्या लग रहा है, इन दोनों में से ज्यादा शदीद गलत, ज्यादा गलत चीज कौन सी है वाला? फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन इतना गलत नहीं है वो भी गलत, लेकिन इतना गलत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉड में जरा थोड़े से फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा होंगे, और मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से कम होंगे। ये जाके चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इनको एक एक करके। 5वें नंबर पे मिस्टेक होती है, जब हमसे गलती होती है, जानबूझ के थोड़ी करते हैं। अगर जस्ट एग्जांपल, चलो मान लो हमारे बच्चे हैं, वो क्लास में कैमरा लगा रहे हैं, वो कैमरा लगाते लगाते उनका बेचारों का पाँव लगा तार में फंसा, वो कैमरा गिर गया। वो कैमरे का जो लेंस है, उसका जो ऊपर पोर्शन वो टूट गया, उस पर कोई मान लो हजारों का खर्चा है। अब हम ये कहेंगे देखो जी इनकी सैलरी काट दो, ये कर दो। भैया जानबूझ के उन्होंने ठोकर फुटबॉल थोड़ी बनाया हुआ था उन्होंने, बेचारे से अनजाने में होगी, उनसे गलती होगी। तो इंसान से गलती हो जाती है, और जाहिर बात है मिस्टेक हम जानबूझ के नहीं करते, इसके अंदर हमारी कंसेंट नहीं होती, अनजाने में हो जाती। जैसे पेपर में आप करके आते हो, खुदा ना खासा 50 60 70 नंबर की गलतियां करके आ जाते। आप लोगों की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हो तो लाजमी करो। लेकिन मेरे बच्चे, आपके हाथ से, आपकी जुबान से कोशिश यही होनी चाहिए। देखें, हम इंसान, अगेन, फरिश्ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा मेरा, थोड़ा एक नहीं नहीं है यहाँ। तो चल गया ना, ये क्यों गया? क्योंकि अच्छा है इसका ये रिमोट। है अफगानिस्तान का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बंदा थोड़ा सा जो हमारे यहाँ पे काबिज लोग हैं, अगर उनके बारे में ऐसी वैसी बात करेगा, उसको अगवा कर लिया जाता। चाहे उसके घर में कोई बीमार पड़ा हो, चाहे उसकी कोई बूढ़ी माँ हो, चाहे उसके छोटे छोटे बच्चे हों। इवन देन खुदा ना खासा किसी के साथ ये भी किया जाता है, उसके चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, हम उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके, चाहे वो बेचारा किसी और मुल्क में छुपता फिर रहा हो, और उसने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की हो, उसका बाप भी इस मुल्क के लिए शहीद हुआ हो, उसका भाई भी शहीद हुआ हो, दोनों एक ही दिन, तो आर्मी में होते हुए, उसके बावजूद उस बंदे को, बेचारे को, यहाँ से जलील करके मुल्क से निकालना, केसेस कर करके, और फिर उसके पीछा करके उसको कत्ल करवाना, अल्लाह माफ करे, ये भी सेहरा यहीं के गद्दारों को जाता है। वो कौन है जो भी है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई मौलवी है, चाहे वो हमारे जैसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसने भी किया है, तो मेरे अच्छे गद्दार ये लोग होते हैं। खैर, वापस आओ। ले बेटा, लाइट आ गई। और मेरे को तो आप लोग माशाल्लाह जल्दी जाओ, मैं इतनी देर तसल्ली देता हूँ। आप लोग सब्र वाले हैं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अभी क्लास फिर बंद होगी, कोई मसला नहीं है। कॉलेज में तरह आपको पता है कि ये चलेगा ना, ये खून चूसता है, ये डीजल नहीं खाता, ये खून खाता है। ये जो क्या है जी, आज वो लग रहा है ऊपर, आप देखा होगा, ये सोलर का काम शुरू हो गया वो। तो आई होप कि इंशाल्लाह उसके बाद जब ये अगली गर्मियाँ आएंगी, तो आप लोगों को 24 घंटे फुल एसी वाली लाइब्रेरी, 24 घंटे इस तरह का पूरा माहौल मिल जाएगा। क्योंकि वही बात, मेरे बच्चे वो लिमिट, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे, उनकी कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही होती है। अगर बीच में कितनी चीजें आ जाए, 5। सबसे पहले कॉर्जन, कॉर्जन क्या होता है बोला? डरा धमका के किसी को कॉन्टेक्ट, अभी यही अल्फाज बोलने हैं, जब तक हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। जब डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर आपने वही बोला करनी है जो हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। डराना धमकाना, उसके बाद अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस कब होता है बोला? हाँ, एक डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी, तब तगड़ी की तरह थोड़ा सा मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर लो, एक डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी, और वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और तीसरे नंबर पे फ्रॉड, जानबूझ के झूठ बोलना। और चौथे नंबर पे मिस रिप्रेजेंटेशन, अनजाने में झूठ बोलना। झूठ दोनों में है, लेकिन एक में जानबूझ के और दूसरे में अनजाने में। और 5वें नंबर पे मिस्टेक, तो मिस्टेक हुई हो, जाहिर बात है कॉन्सेंट फ्री नहीं होती।
उसके बाद मेरे बच्चे दूसरा हमने एसेंशियल क्या पढ़ा बना, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। याद रखना, हर बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है स्वाय 3 लोग होंगे, 3 लोग कंपिटेंट नहीं है, क्या 4? हाँ हाँ। तो सबसे पहले कौन है, माइनर। माइनर अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान में। उसके बाद ऐसा बंदा जिसका जहनी तवाज़ुन सही ना हो, अनसॉर्मेंट पर्सन। और चौथे नंबर पे जिसको कानून ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। देखो ये जो तीसरे नंबर वाला है, ना तो ये बच्चा है ना ही ये पागल है, ये बड़ा भी है और इसका जहनी तवाज़ुन भी सही है, लेकिन उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कानून ने मना कर दिया। जैसे एक एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की थी, जैसे इनसॉल्वेंट बंदा होता है, जो बैंकक्रप्ट होता है। बैंकक्रप्ट ना तो पागल है और ना ही वो बच्चा है, लेकिन कानून ने उसको मना कर दिया, भाई तेरे पास है ही क्या जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी के साथ, तो तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। 3 लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। और अगर कोई बंदा ये पूछे कौन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ हाँ, माइनर का ऑपोजिट क्या होगा, मेजर। अनसॉर्मेंट का ऑपोजिट क्या होगा, और डिसक्वालिफाइड पर्सन का ऑपोजिट क्या होगा, ना डिसक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड नहीं बोला, ना डिसक्वालिफाइड। ऐसा बंदा जो डिसक्वालीफाई ना हो, ये 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेजर, सॉर्नमेंट, ना डिसक्वालीफाइड वाला। 3 लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, माइनर, अनसॉर्नमेंट, डिसक्वालीफाइड वाला। डिसक्वालीफाइड वाला 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेजर, सॉर्नमेंट, ना डिसक्वालीफाइड वाला। मुश्किल बात तो नहीं होगी। तो ये मेरे बच्चे, द पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इनके साथ आप एग्रीमेंट करोगे, वो जस्ट एग्रीमेंट होगा, वो भी वॉइड वाला, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर वो पढ़ के है ना पीछे वॉइड एग्रीमेंट, जो शुरू से ही गलत होते हैं, इनके साथ एग्रीमेंट करोगे ना, वो वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरू से ही गलत होता है, क्योंकि कानून ने मना कर रखा था, उसके बावजूद आपने कर लिया इनके साथ एग्रीमेंट। तीसरे नंबर पे अभी हमने डिस्कस किया था, बल्कि चौथे नंबर पे आ गया, तीसरे पे लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन हमने डिस्कस, जस्ट एग्जांपल, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, मेरी ये बाइक 1 लाख रुपए की खरीद लो। मिस्टर बी ने क्या किया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे मिस्टर ए को क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया, ये सेलर है ना, बाइक बेच रहा है। और मिस्टर बी को क्या मिलेगा, बाइक। क्या दोनों को जो कंसिडरेशन मिल रही है, उसमें पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जिसको मना कर रखा हो? क्या पाकिस्तान में है कि कैश नहीं लेना देना? क्या पाकिस्तान में है कि किसी से बाइक नहीं खरीदनी? बिल्कुल खरीद सकते हो। दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल है। लेकिन मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि भैया ये बाइक मुझसे ले लो, और मिस्टर बी कहता है ठीक है भाई, कितने की? और अगर वो कहता है कि 1 पाउचर्स, क्योंकि मेरा ख्याल रेट काफी ज्यादा होता है, 1 पाउ भी बहुत ज्यादा है, गाड़ी आ जाती है इसमें, लेकिन पता नहीं आती है कि नहीं है, मेहरान आ जाती है, नशैया बंदा बंद ले बेटा, तो 1 पाउचर्स। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। अब मिस्टर बी को क्या मिलेगी, बाइक, ये तो लॉफुल है, लेकिन मिस्टर ए को क्या मिलेगा, चर्च। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है, एक के लिए नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये तो खैर ये उसी तरह की उसको बस काफी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, मकसद। मकसद मेरे बच्चे क्या होना चाहिए, वो भी लॉफुल। अब जस्ट एग्जांपल मान लो कि अगर मैं आपको देता हूं 10 लाख रुपया, जब वो फलाने बंदे की टांग तोड़, आपको क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपया। मुझे क्या मिल रहा है, उस बंदे की टांग टूटने से सुकून। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, क्या उसकी टांग तोड़ना पाकिस्तान के अंदर लॉफुल है? यहाँ पे मकसद लॉफुल अनलॉफुल है, कि किसी को आप जानी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे। देखो भैया, 3 4 चीजें हैं हमारी दुनिया के अंदर। अब वैसे भी हम दुनिया के अंदर आए तो हमारा है ही ये कुछ, हमारी जान, हमारा माल और हमारी इज्जत। ये 3 चीजें हैं। अगर कोई बंदा इन 3 चीजों को नुकसान पहुंचाने का कोई एग्रीमेंट कर रहा हो, तो मेरे बच्चे वो क्या होगा, अनलॉफुल होगा। और वहां पे मकसद क्या कहलाएगा, अनलॉफुल। याद रखोगे, चाहे वो किसी की जान को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो रही हो, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो रही हो, किसी के माल को नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि दुनिया के अंदर ये हमारे पास 3 ही चीजें हैं। याद रखोगे इस बात को। तो अगर जस्ट एग्जाम्पल, वो कहता है कि किसी मिस्टर ए ने किसी मिस्टर बी को कहा कि भाई वो रिपोर्टर है, अखबारी रिपोर्टर है, उसको कहा कि ऐसा का तो इमरान खान के बारे में ना कोई गंदा सा इश्तिहार छाप, उसके बारे में ना कोई उसके ऊपर इल्जाम लगा दे। भैया यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मकसद क्या है, अनलॉफुल है। याद रखोगे। इसी तरह हम कहते हैं वो तो ऐसा कर, तुझे मैं 10 लाख रुपया दूंगा, जब वो फलाने घर के साथ में एक दरख्त है, उस दरख्त को ना साइड से काट, दरख्त उसके घर पे गिरे, और तो क्या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं? तो मकसद क्या है, अनलॉफुल। तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा अगर किसी की जान माल और इज्जत को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। याद रखोगे इस बात को। देखेंगे कब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। एक चीज एक के लिए, कल मैंने आपको बताया था
एक चीज एक के लिए क्या होगी कंसिडरेशन, लेकिन साथ वो क्या है, वो मकसद। जस्ट एग्जाम्पल, ये कदीर मुझे कहता है सर मोबाइल 10,000 का भेज दो, इसका मकसद क्या है, मोबाइल खरीदना है। जब ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो इसको क्या मिलेगा, हो सकता है मेरा मकसद है मुझे मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने अपनी फीस पे करनी थी। अब यहाँ पे दोनों का मकसद क्या है, एक बंदे का उसको पैसे चाहिए, एक बंदे को मोबाइल चाहिए, और उसके लिए हमने क्या कर लिया, इसने ऑफर की कि सर मोबाइल इतने का भेज दो, मैंने उसको भेज दिया, मकसद मोबाइल खरीदने बेचने का है। तो यहाँ पे कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है नहीं, याद रखोगे इस बात को। तो ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, ये कंसिडरेशन ही हमारी एक्चुअली क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट बनती है, मुश्किल बात नहीं। तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे जब ये इसका टॉपिक आएगा। और तीसरे नंबर पे था कि कानून ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना जो कानून ने पहले से मना कर रखा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ, यानी कि कानून ने पहले से वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, लिख रखा है कानून के अंदर, ये एग्रीमेंट ना करना, अगर ये एग्रीमेंट कर लिया तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। उसके बावजूद आपने कर लिया, देखो आगे हमने पूरी लिस्ट पढ़नी है, वो कौन से एग्रीमेंट है जो कानून ने मना कर रखे हैं। उन्हीं एग्रीमेंट्स के अंदर एक एग्रीमेंट मैंने आपके सामने रख दिया ताकि शुरू में आपको तसल्ली हो जाए कि भैया अगर कोई बंदा किसी को शादी करने से रोक रहा हो, शादी से रोकने का एग्रीमेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पे ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि हर बंदे का हक है शादी करना, और अगर कोई बंदा इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहा हो, वो क्या कंसीडर होता है, वॉइड कंसीडर होता है। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि ये सेमेस्टर ए को उसके घर वाले कहते हैं कि भैया सीए कंप्लीट होगा तो शादी होगी, नहीं तो नहीं हो। इसने एग्री कर भी लिया, ठीक है भैया कब शादी करवा देना मेरी, जब सीए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बावजूद इसने कैफ पास किया, आर्टिकल स्टार्ट किए और सादी शादी कर। अब घर वाले इसके खिलाफ केस करना चाह रहे हैं, इसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की है। अब वहां पे कानून कहेगा कि भाई आप लोग होते कौन हो किसी बंदे को शादी से रोकने का एग्रीमेंट करने को, क्योंकि ये हर एक बंदे का बुनियादी हक है, और अगर उसने कर ली तो इसके ऊपर किसी तरह का कोई मसला समझाने की बात करो। अगर किसी बंदे को कहते हो तुम इससे 10 लाख ले ले तो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा, उसने हामी भर ली, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई, एग्रीमेंट बन गया, इस एग्रीमेंट की कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। क्यों, ये एग्रीमेंट क्या है बोला, किसी को शादी से रोकने का एग्रीमेंट। तो शादी में किसी तरह की भी रुकावट का एग्रीमेंट वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। तो एग्रीमेंट और भी बड़े सारे, ये तो जस्ट एक, ये हमारी किताब की ही वो है, ये ना समझना कि सर ने अपनी तरफ से ही रख दिया उसको। हमारी कोशिश होगी जो भी डिस्कस करें वो सारा वही हो जो किताब के अंदर है। तो बेटा वो पांचों के तरह के एसेंशियल्स पूरे हो गए। सर समझने के लिए भी हमने डिस्कस किया कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। फिर हमने हल्का सा देख लिया कि पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजें ना, और 5 चीजों का भी हमें पता चल गया, कॉर्जन ना आए, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना आए, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस्टेक ना हो। फिर हमने कहा कि पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। हमने कहा कि हर बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही होता है अगर वो मेजर हो, अगर वो साउंड माइंड हो, अगर वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो, या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर हमने कहा कि मकसद लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। फिर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, सारे आ जाएंगे आगे। तो बेटा अब हमने इन एसेंशियल्स को एक एक करके डिस्कस करना है। पहले वाला उसने कहा कि वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो चैप्टर 4 में जाके कवर करेंगे, प्री कॉन्सेंट वाला। लेकिन जो दूसरा एसेंशियल है वो हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा एसेंशियल क्या था वाला, पार्टी शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये टॉपिक आप अभी यहीं पे पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद जाहिर बात है इसका जिक्र आया करेगा, लेकिन टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, कौन बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और कौन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेटा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि हर बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कौन, जो मेजर हो, जो साउंड माइंड हो, जो ना डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये क्या होने वाला, ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसने भी यही लफ्ज बोला, कहता है एवरी पर्सन इज ए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन, हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि माइनर ना हो, who is who is of the age of majority according to the law to which he is subject। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के लिहाज से यहाँ पे डिफरेंट कवानीन के अंदर जो एज ऑफ मेजोरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि आम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसने रख रखा है कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, वो मान लो कि 18 साल होनी चाहिए, लेकिन शायद शादी ब्याह के लिए 14-15 साल भी हो। लेकिन मेरे बच्चे अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, किसी माइनर का, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, वहां पे 21 साल उम्र। तो डिफरेंट लॉज के अंदर मेरे बच्चे एज ऑफ मेजोरिटी डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए उसने लफ्ज बोला कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिस लॉ में आप फिट होते हो, जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, वो जिस लॉ से डील करता हो, उस लिहाज से आप एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। 2 तरह की है ना हमारे पास, यहाँ पे आ जाएंगी। एक आम कॉन्ट्रैक्ट के लिए एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल और 21 साल वाली, ये 2 एज ऑफ मेजोरिटी अभी हम देख लेंगे। तो एज ऑफ मेजोरिटी मेरे बच्चे होनी चाहिए, और किसके लिहाज से, अकॉर्डिंग टू द लॉ।
जिस लॉ के अंदर वो चीज डील हो रही हो, जिस जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहा हो या कोई मामला डिस्कस हो रहा हो, उस लॉ के लिहाज से आप में क्या होनी चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी, और वो डिफरेंट हो सकती है। एंड यानी कि देखो, ये अगर एक बंदा एज ऑफ मेजोरिटी है लेकिन पागल है 21 साल का 25 साल का लेकिन पागल है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये तीनों खराबियां नहीं होनी चाहिए किसी इंसान में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर तीनों में से एक भी हुई, वो क्या है, वो, हाँ, वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। देखो एंड है, अगर और होता ना तो फिर शायद मामला कुछ और होना था। तो एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, और वो बंदा क्या होना चाहिए, साउंड माइंड भी होना चाहिए, उसका ज़हनी तवाज़ुन सही होना चाहिए। अगर वो ज़हनी तवाज़ुन खराब है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, और उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से बाय एनी लॉ टू विच ही इज द सब्जेक्ट, उस खास कानून में जिसमें भी वो मामला चल रहा हो, उस कानून ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया। क्योंकि ये तीसरे नंबर वाला वो बंदा है, जैसे बार बार डिस्कस कर रहा हूं, कि तीसरे नंबर वाला वो बंदा है जो ना माइनर है, ना ही मेरे बच्चे अनसाउंड माइंड है। ये मेजर भी है, साउंड माइंड भी है, लेकिन किसी खास कानून के तहत उसको मना कर दिया गया कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। याद रखोगे। अब अगर पेपर में वो पूछेगा बताओ हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यही लाइनें इसी तरह लिखोगे कि ये तीन लोग क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट। लेकिन अगर वो पेपर में लिख लिया बताओ कि हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या करोगे, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की तो डेफिनेशन उसने दे ही नहीं रखी। तो फिर इसी को आपने क्या करना है, इसको अपोजिट करके लिखना है कि जो बंदा कौन हो, माइनर हो, जो बंदा क्या हो, अनसाउंड माइंड हो, या देखो वहां पे और करके लिखना है। वहां पे जब इनकम्पिटेंट की बात करें, वहां पे क्या करना, और तो उसको पता चलेगा बच्चों ने सोच समझ के लिख रखा है, चाहे वो ये हो या ये भी हो मेरे बच्चे, फिर भी वो क्या होगा, इनकम्पिटेंट ही होगा। लेकिन कंपिटेंट के लिए तीनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। इनकम्पिटेंट के लिए एक भी कंडीशन आ गई, वो क्या हो जाएगा, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। याद रखोगे इस बात को। तो वहां पे कहना कि हु इज ऑफ द एज ऑफ माइनॉरिटी है, और या हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, या हु इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। याद रखोगे इस बात को। तो इसी को आपने क्या कर देना, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो इसमें दोनों डेफिनेशंस हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की भी है और इनका। अब आपके सामने तीन तरह के लोग आ गए, माइनर वाला मामला आ गया, अनसाउंड माइंड वाला आ गया, और डिसक्वालिफाइड वाला आ गया। अब इन तीनों को हमने एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि किताब जब पढ़ रहे हो यही ना पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले एसेंशियल पढ़ने शुरू किए। एसेंशियल में से 5 एसेंशियल थे। जो पहला एसेंशियल था वो चैप्टर 4 में जाके बताएगा। जो दूसरा एसेंशियल था कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो इसने यहां से पढ़ाना शुरू कर दिया। जब कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उसने कहा कि तीन लोग क्या होते हैं, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये इसका ऑपोजिट कर दो कि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इन तीनों लोगों को आगे एक एक करके डिस्कस करने जा रहा है। सबसे पहले वो किसको पढ़ने बताने जा रहा है आपको, मेजर को, एज ऑफ मेजोरिटी। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी एक्ट 1875, यानी कि देखो एज ऑफ मेजोरिटी जो बताई गई है डिफरेंट मामला में किसकी क्या एज ऑफ मेजोरिटी होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी बता रखी है, लेकिन उसका एक पूरा कानून है जिसके अंदर डिफरेंट मामला के लिए एज ऑफ मेजोरिटी। अगर आपने देखनी हो तो वो जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन फायदा ही क्या है, अपना टाइम जाया करोगे। अपना जो यहाँ पे बताया जा रहा हो, जो किताब के अंदर हो, बस वो पढ़ो और पेपर पास करो अपने। आपने कौन सा वकालतें करनी है या फलाना कोई मामला करना है, लोगों को आपने कंसल्टेंसी देनी है लीगल मामला के अंदर। कहता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ मेजोरिटी एक्ट 1875, द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ ए पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान इज 18 साल। यानी कि मेजोरिटी एक्ट 1875 में एक सिंपल रूल बता दिया गया, जिस बंदे का भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से का डोमिसाइल बना हो, उसकी जो एज ऑफ मेजोरिटी कंसीडर होगी वो क्या होगी, 18 साल। ये जनरल रूल है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। आगे एक्सेप्शन का मतलब क्या है, कुछ जगहों पे ये 18 साल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अब वो कौन से, जैसे कहते हैं इन केसेस वेयर ए गार्डियन ऑफ ए माइनर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, इन विच केस द एज ऑफ मेजोरिटी एक्सटेंड्स टू 21 ईयर्स। यानी कि अगर किसी माइनर का गार्डियन पॉइंट हुआ, अब जरा देखिएगा सिचुएशन क्या होती है। अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, चलो मिस्टर एम है, इसके वालिदैन की डेथ होगी। इसके वालिदैन की डेथ के बाद अब जाहिर बात है ये बच्चा है, इसके पास प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है कुछ। अब वो प्रॉपर्टी को खुद थोड़ी संभाल सकते हैं, वो तो बच्चा बेचारा। अब यहाँ पे अदालत क्या करती है, अदालत इस बच्चे का कोई गार्डियन अपॉइंट कर दिया करती है, कोई गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, सॉरी गार्डियन ऑफ माइनर। क्या कर देते हैं, किसी को गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया। अब ये गार्डियन कौन होगा, जो इस बच्चे की और इसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। सारी बात है, उसको उसके बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी देखभाल करेगा। अब ये जो गार्डियन है, अब देखो मान लो कि ये मिस्टर एम इसके वालिदैन नहीं रहे, तो इसकी अदालत ने क्या कर दिया, ये मिस्टर ए है, इसको इस बच्चे का गार्डियन अपॉइंट कर दिया। अब मेरे बच्चे ये जो गार्डियन है, इसी ने इसको मान लो कि सारी इसकी परवरिश करनी है, इसी की सारी देखभाल करेगा, इसके बच्चे की भी, उसके प्रॉपर्टी के मामला भी देख रहा होगा। अब एक वक्त आएगा जब ये मान लो कि इस बच्चे की उम्र 18 साल होगी,
अभी वो बच्चा बहुत मेच्योर नहीं हुआ 18 साल का। अब वो ये हो सकता है जब इसकी उम्र 18 साल होती, ये जो गार्डियन है उसका वो किसको कहता, देख बेटा मैंने तेरी कितनी खिदमत की है। हाँ खिदमत तो बड़ी की है, तो मैं तो तेरे बाप की तरह हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा कर, इन कागजों पे दस्तखत कर दो। उसने कहा ये क्या है बेटा, ये जो थोड़ी बहुत ये चीजें हैं या थोड़ी सी मेरे नाम पे लिखवा दो, मैं बुजुर्ग बंदा हूँ। उसने क्या करना, उसने कहा, बिल्कुल आपका तो हक है, ये है ही आपका। और उसने साइन कर दिया और प्रॉपर्टी उठा के किसको दे दी, उस गार्डियन। उसको लग रहा है कि यही मेरा सारा कुछ है। लेकिन यहां पे कानून ने कहा कि ना ना मेरे बच्चे, आप जज्बाती तौर पे सोच रहे हो, अभी आपकी उम्र कम है, शायद इस तरह का फैसला आप जज्बाती तौर पे कर रहे हो कि आपकी 18 साल उम्र हुई और गार्डियन ने क्या कर लिया, आपसे साइन करवा के वो सारी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम पे कर। इसलिए कानून ने कहा कि क्योंकि इनका रिश्ता आपस में बड़ा गहरा है, हम चाहते हैं कि ये बच्चा मजीद मच्योर हो जाए, इसकी उम्र 21 साल हो जाए। जब ये मजीद मच्योर हो जाएगा, इस रिश्ते को मजीद पहचान सकेगा कि भैया ये जस्ट गार्डियन है, ये उसको वो जितना बड़ा रुतबा दे रहा है उतना बड़ा रुतबा देने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि उठा के अपनी, हाँ उसके बाद भी अगर अपनी प्रॉपर्टी उसको देना चाहिए उसकी मर्जी, या जो भी मामला तो उसके साथ करना चाहिए। लेकिन कम से कम कानून ने कह दिया, अगर किसी माइनर का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो तो ऐसे माइनर का इस अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मोस्टली जो मामला होते हैं, ये नहीं कि आम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड मामला होंगे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की जो अहलियत होगी वो 21 साल हो। याद रखोगे, इसलिए तो फिल्मों के अंदर वो जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको 21 साल होने का वेट करते हैं, उनको 18 साल नहीं 21 साल के। जब 21 साल के होंगे वो, मान लो अल्लाह माफ करे, नाम लगवा के उसको फिर विलन ऐसे ही कुछ प्लान बना रहा होता है, शायद आप लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया उसके ऊपर। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो एज ऑफ मेजोरिटी होगी वो क्या होगी, 21 साल। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में, जब किसी माइनर का गार्डियन, अच्छा ये भी और ये भी याद रखिएगा, अल्लाह माफ करे, लाजमी नहीं कि किसी बच्चे की वो ही हुई हो कोई बात का, अदालत क्या करती है, कोई सेपरेशन वगैरह के मामला होते हैं वालदेन में, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा आजकल के दौर में, तो वहां पे वालदेन में से ही किसी को गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। ये नहीं कि वो कोई बाहर से कोई बंदा होता है, वालदेन में से भी हो सकता है, कोई रिश्तेदारों में से भी हो सकता है, कि अदालत को जो और मुनासिब लगे उसको गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। जब किसी माइनर का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो तो ऐसे माइनर की जो अपने मामला के लिए जो एज ऑफ मेजोरिटी होगी वो क्या होगी, 21 साल। याद रखोगे इस बात, ताकि उस वक्त तक वो बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा तो वो पहचान सकेगा ये बंदा कौन है, ये मेरा जस्ट क्या है, गार्डियन है। अब लेवल नहीं हो गया, लेवल नहीं हो गया, ये तो हद ही करती है, अपनी मर्जी से गार्डियन अपॉइंट करवा रहे हैं, अदालत करती है। ले बेटा, कहता है अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875 द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ ए पर्सन डोमिनेट, ठीक हो गया, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर गार्डियन ऑफ ए माइनर इज अपॉइंटेड बाय, तो उसने बकवास कर दी, जब कोर्ट अपॉइंट करता है तो फिर ये सोचने की जरूरत है कि माइनर खुद कर सकता है कि नहीं। वादे लिख रखा है ना कानून के अंदर कि गार्डियन हमेशा कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट। उसने ये भी लिखा चाचा फुफी ताई, कोई बोला उसने, उसने किसको बोला, कोर्ट को। तो मेरे बच्चे खुद अपने जज्बात को लेकर नहीं आना कानून के अंदर, वैसे मैं कह रहा हूं ताकि हम समझें कानून ने जो कह दिया हमने वैसे ही मानना है। ये ना हो कि पंचायत बैठी हो और पंचायत ने अपॉइंट कर दिया, नहीं भैया, लफ्ज क्या लिखा हुआ है, बाय द कोर्ट, याद रखोगे। इन विच केस द एज ऑफ मेजोरिटी एक्सटेंड टू 21 ईयर। इस मामले में सिर्फ गार्डियन वाले मामला बोलेगा कि वो सिचुएशन बताओ जहां पे किसी बंदे की एज ऑफ मेजोरिटी 21 साल होती है, हम कहेंगे जिस माइनर का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो वहां पे एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है, 21 साल होती है। एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ कभी भी एग्रीमेंट करोगे वो हमेशा शुरू से ही गलत होगा। माइनर के साथ आपको एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आगे कुछ एक्सेप्शन पड़ेंगे इसकी है। लेकिन भारत आप जब आप माइनर के मामला पढ़ेंगे ना, आपका मन करेगा काश हम भी माइनर होते हैं। माइनर कमाल किस्म का एक छोटा सा बदमाश है मेरे बच्चे, है ये शायद बदमाशियां अब आपको सामने नजर आएंगी, ये छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा बदमाश है। अब जरा देखिएगा मेरे बच्चे, अजीम कर लें, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कहता है कि रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन ए माइनर। माइनर पे रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। पहले तो हम देखते हैं कि रूल ऑफ एस्टॉपल क्या है। भाई रूल ऑफ एस्टॉपल क्या होता है कि जब कोई बंदा किसी के सामने इकरार कर ले, उस बंदे को उस इकरार से मुकरने ना देना, हम कहते हैं कि इस बंदे पर हमने रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई कर दिया। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि मैं कहता हूं कि मेरे बच्चे कल मैं आपको क्लास में सबको बिरयानी खिलाऊंगा। अब आपने कहा कि सर हम अब आपको इस इकरार से मुकरने नहीं देंगे, तो आप एक्चुअली मेरे ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो, रूल ऑफ एस्टॉपल। तो रूल ऑफ एस्टॉपल क्या है, जब कोई बंदा इकरार कर ले, कानून कहता है कि अब ये बंदा उस इकरार से मुकर नहीं सकता, तो एक्चुअली इसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, रूल ऑफ एस्टॉपल। लेकिन देखो हेडिंग क्या है, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन ए माइनर। लेकिन ये जो रूल ऑफ एस्टॉपल है ना, ये माइनर पर अप्लाई नहीं होता। कहना क्या चाह रहा हूं कमला,
माइनर इकरार करता होगा और कानून ने इसको इजाजत दे रखी है, ये इकरार करके फिर मुकदमा, इसको इजाजत है। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में, वो कॉन्टेक्स्ट में उसने बता दिया, वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट होगा। जस्ट एग्जांपल, ये जो मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने इस बच्चे को कहा कि बेटा ये आपके पास मोबाइल है, आप तो छोटे से बच्चे हो, आपने क्या करना है इस मोबाइल। अब ये बच्चा कहता है सर, बच्चा नहीं कहना मुझे, मेरी उम्र 19 साल है। कहता ना कर, तू 19 साल का। कहता हाँ, बच्चा नहीं कहना है, मैं 19 साल का हूं, और मोबाइल की तो वाकई मुझे जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो मुझसे खरीद लो। उसने कहा कि पक्की बात है, क्योंकि अगर तू बच्चा, मैं तो फिर तो तेरे साथ कोई खरीदो फरोख्त का मामला नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू बच्चा नहीं है फिर तो मैं कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। कहता हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूं, मेरी उम्र कितनी है, 19 साल है या 20 साल है या 30 साल है। उसने कहा कि मुझे देख, तेरी शक्ल देख के मुझे यकीन नहीं आता। कहता कैसे यकीन। कहता ऐसा करता हूं मैं ना, ये तू बोल रहा, मैं वीडियो बना, बोल तू क्या है। उसने बोला कि मैं बड़ा हूं, मेरी उम्र 20 साल है, 19 साल है। मैं कहा देख लो, मैंने वीडियो बना ली। इसने इसने मजीद मिस्टर ए ने क्या किया, इसने इर्द गिर्द से लोगों को इकट्ठा कर लिया, इधर आओ भैया, सारे इकट्ठे हो जाओ, गवाह बन जाओ। अब बोले इन सारे लोगों के सामने, उसने कहा कि मैं बड़ा हूं, मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा, मैं 19-20 साल का हूं, मान लो इस तरह बोल दिया उसने। अब इस मिस्टर ए ने क्या कर लिया, उससे वो मोबाइल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मिस्टर ए को लगा अब ये बच्चा खुद इकरार कर रहा है कि मैं क्या हूं, बड़ा हूं, अब इसको मुकरने थोड़ी देंगे, क्योंकि हमने तो वीडियोस भी बना ली और बड़ी सारी एविडेंसेस भी इकट्ठी कर ली। लो भैया, उसके बाद क्या हुआ, ये मोबाइल लेकर चला गया। जब घर में जाकर उसने मान लो वीडियो बना रहा है, साथ मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहा है, लेकिन बाद में बीच में पता चला कि वो एक मोबाइल जो जाली किस्म के पुराने वक्तों में छैया छैया वाले मोबाइल होते थे, वो निकला बीच में से। अब वो भागा गया, वापस भागा गया, और भैया मेरे पैसे वापस कर। लेकिन उस वक्त तो माशाल्लाह वो खा पी रहा। कहता आप भी खाओगे। कहता है ओए, तूने तूने कहता कि ये तो आपकी वो था ना कि चेक करके ले जाते। कहता मेरे पैसे दे। कहता कौन से पैसे, मैं खा भी गया। अब ये चला गया अदालत। अब अदालत में जाके मदद मांग रहा है कि सर मेरे इस बंदे से पैसे वापस नहीं कर दो। अब अदालत ने कहा कि बुलाओ भाई, कौन बंदा है तेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। अब इस बंदे को बुलाया अदालत ने, जज साहब ने थोड़े से एन के नीचे कर, कहता यार तू बोल, बंदा बोल रहा है, मुझे ये बच्चा लग रहा है। कहता सर शक मुझे भी हुआ था कि ये बच्चा है, लेकिन सर परेशान ना हो, मैंने इससे पूछ लिया था कि भाई तू बता बच्चा है या बड़ा है। इसने सर बोला था, और सर ये देखे, ये वीडियो भी है मेरे पास इसके बोलने की, और उसके बाद सर ये गवाह भी मैं साथ लेकर आया, इन सब के सामने बोला। अब जज यहाँ पे एक उसको इस मिस्टर ए को एक कानून बताया। वो कहेगा कानूनी तौर पे एक बच्चे को इजाजत है, वो दुनिया के सामने कह सकता है मैं बड़ा हूं, और कानूनी तौर पे वो इस बात से मुकर भी सकता है, उसको पूरी इजाजत। क्योंकि रूल ऑफ एस्टॉपल बच्चे पे अप्लाई नहीं होता। ये नहीं कहेंगे कि अगर बच्चे ने खुद इकरार कर लिया था, अब हम उसको मुकरने नहीं देंगे क्योंकि खुद मानने में बड़ा हूं। तो कानून कहता है कि अगर बच्चा ये मान भी जाए मैं बड़ा हूं, उसके बावजूद उसको मुकरने की इजाजत है। तो दफा हो जाओ, अब आपको यहां से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे के साथ जो एग्रीमेंट होता है वॉइड होता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो हमारे पास तो आया क्या लेने। याद रखोगे इस बात को। अब देखो, बच्चा अगर किसी को कह रहा हो कि मैं बड़ा हूं, और वो हो बच्चा ही, तो कल वो अपने इस इकरार से क्या कर सकता है, मुकर सकता है, और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। याद है अभी हमने डिस्कस किया था, जब जानबूझ के झूठ बोलते हो वो क्या होता है, फ्रॉड होता है। यहां पे बजाहिर लग रहा है बच्चा क्या कर रहा है, फ्रॉड, लेकिन कानून ने कह रखा है कि इसको ये इजाजत है। तो रूल ऑफ एस्टॉपल बच्चे पे अप्लाई। अब वो जानबूझ के बोल रहा है लोगों को मैं बड़ा हूं, जबकि उसको भी पता मैं क्या हूं, मैं बच्चा हूं, लेकिन कानून ने उसको इतनी छुट्टी दे रखी है कि भैया ये सारा, या तो अगर वो बड़ा कह रहा है तो आईडी कार्ड चेक करो आप, आपने उस पर भरोसा कर लिया तो आप भुगतो उसको। ये बात समझ में आ गई। आप दूसरा पॉइंट देखिएगा मेरे बच्चे, कहते हैं कि रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। अब देखो रेटिफिकेशन, पहले तो रेटिफिकेशन का मतलब समझो, रेटिफिकेशन क्या होती है। ये रूल ऑफ एस्टॉपल का तो पता चल गया ना, जब बचपन में नहीं वो होता थे, हम किसी को फ्रीज कर दिया करते थे, फ्रीज वो वहीं पे रुक जाया करता था। ये भी उसी तरह का रूल ऑफ एस्टॉपल भी वही है। जब आपने किसी को स्टॉप कर दिया, स्टॉप, अब वो रुक गया, अब वो अपनी उस चीज से वापस नहीं जा सकता। तो यही है कि जब कोई बंदा इकरार कर ले किसी के सामने और फिर उसको मुकरने ना देना, हम उस पर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उसने कहा कि रूल ऑफ एस्टॉपल बच्चे पे अप्लाई नहीं होता, बच्चा इकरार करके कि मैं बड़ा हूं, उस बात से मुकर सकता है कानूनी तौर पर, याद रखोगे, और कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ कोई काम नहीं करे। अब अगली बात देखिएगा, रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। पहले तो देखो रेटिफिकेशन क्या होती है, पहले जो चीज गलत हो चुकी हो उसको बाद में सही करना, इसको कहते हैं रेटिफाई कर दिया आपने। होता है बात करो कोई गलती हुई हो और बाद में हम उस गलती की दुरुस्ती, जो हो चुकी हो, ये नहीं कि जो होने वाली हो फ्यूचर में, जो गलती हो चुकी हो उस गलती की बाद में दुरुस्तगी कर लेना, उसको क्या बोलते हैं,
रेटिफिकेशन। जैसे जैसे मान लो कि जब आप पेपर देते हो, जब पेपर देकर आधा पौना घंटा पहले कर लिया, अब आप क्या कर लो, उसको उसको पेपर को दोबारा रीड कर लो। अगर उसमें कोई गलती नजर आई तो आप उसको क्या कर लोगे, उसको रेटिफाई कर लो। है, इसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे, रेटिफिकेशन। कि रेटिफिकेशन होती क्या है, जो पहले गलत हो चुका हो उसको बाद में सही करना। याद रखो किस बात को। अब कहता है कि रेटिफिकेशन भी नॉट अलाउड। अब सिचुएशन किस किस में कह रहे हैं नॉट अलाउड। अब जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो अ, वो जो मिस्टर ए था ना, वो जो बंदा था, उसको वही बच्चा आज फिर गली में मिल गया, लेकिन आप उस वक्त को गुजरे हुए कई साल हो गए। अब इस बच्चे की वाकई ही उम्र 21 साल है। अब ये बड़ा है, ये बंदा उसको गली में मिल गया। उसने इस बच्चे ने भी अंकल को पहचान लिया। इसने भी बोला हाँ भाई पहचाना। कहता बेटा मैं तुझे कैसे भूल सकता है, मुझे याद है जो तूने हरकत की उस वक्त। कहता देखे ना, मुझे मेरा भी जमीर उस बात को गवारा नहीं कर रहा। मैं बड़ा रात को मैं सोचता हूँ कि मैंने अंकल के साथ क्या धोखा किया था बचपन में। लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूं, अपने उस अमल को दुरुस्त करना चाहता हूं। वो जो मैंने गलती की बचपन में, आपके साथ वादा किया था और वादे के मुताबिक वो वादा मैंने पूरा नहीं किया, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, उसकी दुरुस्तगी करना चाहता हूं। अब मैं आपके वो पैसे आपको लौटाऊंगा। उसने कहा कि देख अब तू बड़ा है, अब जो तू वादा करेगा तुझे मुकरने नहीं देंगे। कहेगा मैं मुकरूंगा ही, मैं क्यों मुकरूंगा, अब तो मैं बड़ा हूं ना। अगेन इसने सारे बंदोबस्त कर लिए, भैया ये वादा कर रहा है, अब हम इसको मुकरने नहीं देंगे। अब ये क्या करेगा, मुझे कंपनसेट करेगा, वो गलती जो इसने की थी बचपन में उसको दुरुस्त करेगा, रेटिफाई करेगा उसको। इसने कहा कि अंकल मैं देखे मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप ऐसा करना ये पहली तारीख को आके मुझसे पैसे ले जाना, वही बात तो उस वक्त मैंने आपको नहीं दिए थे। अब ये पहुंचा वहां पर, इसने कहा कि पैसे, उसने वो बैग भर के दे दिया, ये ले गिन लीजिएगा घर जाके। जब उसने घर जाके गिने, सबके ऊपर लिखा हुआ था ईद मुबारक, ईद मुबारक है। अब इसने कहा कि भैया ये तूने क्या किया। कहता वो 10 पैसे बन नहीं रहे थे, मैंने कहा कि यही उठा के दे दो। कहता अब तूने वादा किया था, और वादा अब तू जब तू अब बड़ा होके वादा कर रहा है, अब इस वादे को पूरा करना पड़ना है तुझे। कहता कि नहीं करना भैया, नहीं मेरे पास पैसे, जब जो तूने करना है कर ले। बच्चा फिर मुकर गया। अब ये फिर अदालत में गया, और अदालत को जाके कहा कि सर मुझे इंसाफ लेकर। अदालत ने कहा कि हुआ क्या है। कहता कि सर एक बंदे ने वादा किया था, अब वो वादा पूरा करने का, मान लो कि उस वक्त वादा पूरा नहीं किया, अब वो वादा पूरा करने का दोबारा वादा किया उसने, और अब तो वो बड़ा है। उसने जब बुलाया, वो कहता वो हाँ मैं जानता हूँ, जज ने कहा ये मामला में केस मुझे याद है आज भी। कहता सर अब तो ये बड़ा है ना, अब तो सर आईडी कार्ड भी चेक कर लो, इसकी उम्र 21 साल है, 22 साल है। अब इसने वादा किया था कि वो जो बचपन में मुझसे गलती हुई थी मैं उसको दुरुस्त करना चाह रहा हूं। तो सर अब फिर ये मुकर गया है, अब तो कम से कम इंसाफ लेके दें। अदालत फिर मिस्टर ए की तरफ मुखाते हुए कहता है ओ मिस्टर ए, ओ बेशर्मा तुझे कानून का नहीं पता। कहते हैं अब क्या है कानून। कानून ये है कि अगर बच्चा बचपन में इस तरह के वादे किए हों, बचपन में जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसने पूरे भी नहीं किए होंगे, जब वो कर ही नहीं सकता, अगर मुकर गया था उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं किए उसने, और बड़ा होके वो उन कॉन्ट्रैक्ट जो बचपन में किए थे पूरे नहीं किए, बड़ा होके उनको पूरा करने का दोबारा वादा कर ले, वो दोबारा मुकर सकता है। उसके ऊपर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बच्चा अपने बचपन के एग्रीमेंट्स को बड़ा होकर रेटिफाई नहीं कर सकता। अगर करना चाहे तो कर ले, लेकिन अगर वो आप ये कहेंगे कानूनी कार्रवाई करके अब बड़ा होकर उसने दोबारा वादा कर लिया, तो इस तरह वो दोबारा क्या कर सकता है, दोबारा उसे मुकर सकता है। तो रेटिफिकेशन भी बच्चे को अलाउ नहीं है। किस चीज की रेटिफिकेशन, जो बचपन में उसने एग्रीमेंट किए थे पूरे नहीं किए, और बड़ा होकर दोबारा वादा कर ले पूरा कर देगा, तो दोबारा उसे मुकर सकता है। उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मन नहीं कर रहा आप लोगों का कि काश हम बच्चे ही होते हैं, ये बदमाशी हमें पहले पता होती है। तो काश हम, लेकिन मेरे बच्चे अब ये अगर नेकी का कोई काम है तो आप लोगों को बता सकते हो आगे जाके, जो छोटे छोटे बच्चे आपके इर्द गिर्द हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मैडम, कल यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल आपको दो बच्चे की दो बदमाशियां और रहेंगी हैं छोटी सी, तो 4 हैं टोटल। एक दो, ये 2 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ के आने, रीड कल यहाँ पे करेंगे, लेकिन 2 पहले पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ के आने मेरे बच्चे। टेस्ट देके जाना आज।